नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं SDVN कैरियर काउंसलिंग सीरीज़ में। आज हम आपको ह्यूमैनिटीज़ विषय से संबंधित कैरियर ऑप्शंस के बारे में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कॉलेज के बारे में और कोर्स के ड्यूरेशंस के बारे में कुछ आपको जानकारी देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल आता है वो है कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रीम्स, कि हम कोई भी जो स्ट्रीम चूज़ करते हैं वो किस तरह से चूज़ करें। कई बार बच्चों का मन होता है कि मेरे साथ का जो बच्चा है वो साइंस ले रहा है तो साइंस ले लूँ, आर्ट्स ले रहा तो आर्ट्स ले लूँ, कॉमर्स ले रहा तो कॉमर्स ले लूँ। लेकिन सही तरीका क्या है वो जानना हमें काफ़ी बेहद ज़रूरी है कि किस तरह से पहचानें कि हमारी क्षमताएँ किस विषय के लिए हैं। तो सबसे पहले बताया है, इधर है रॉन्ग पैटर्न्स। रॉन्ग पैटर्न्स में क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारी परसेंटेज 80% या उससे ज़्यादा है तो क्या करते हैं कि साइंस ले लेते हैं। चलो, हमारे इंटरेस्ट का उसमें लेना देना नहीं मानते भी, चाहे हमारा भले इंटरेस्ट किसी लिटरेचर में है चाहे इंग्लिश में है, उसको नहीं सोचते। लेकिन क्या सोचते हैं 80% मतलब साइंस ले लेते हैं। इसी तरह से 60 to 80% आया, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, और 60% अभी कुछ नहीं कर पाएगा, चलो आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए सही जो तरीका होना चाहिए वो है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब हमारी जो क्षमताएँ हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हम वो काम प्रॉपरली जो हमने अपना गोल डिसाइड किया है उसको किस स्ट्रीम के थ्रू हम पूरा कर पाएंगे। इसके अलावा हमें कंसल्टिंग करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए अपने टीचर्स के साथ, बाकी कंसल्टेंट होते हैं उनके साथ हमें विचार विमर्श करना चाहिए कि, और वो कंसल्टेंट करने के बाद आपको बताएंगे कि आप ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपको क्षमताओं को बताएंगे आप इस विषय में आप ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। ये आपको जो काउंसलर्स होते हैं वो इस चीज़ को बताते हैं। इसके अलावा आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, कई बार एक छोटा सा जो आइडिया आपको मिल जाता है, आपकी 10th क्लास की परफॉर्मेंस के द्वारा आप जान सकते हैं कि आप कौन सी स्ट्रीम में बेहतर कर पाएंगे। माना कि अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में से किसी को ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप हिंदी में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, सोशल साइंस में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स की तरफ हो सकता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजी टेस्ट भी होते हैं, बड़े बड़े शहरों में साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं, बच्चों को बिठा दिया जाता है साइकोलॉजिस्ट के सामने और वो उसकी कुछ क्वेश्चंस पूछ करके उस बच्चे से वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट्स में है, ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, स्पोर्ट्स में है। उन सारे उसकी स्किल्स को बता करके उसके हिसाब से फिर सेट किया जाता है कि बच्चे को कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट पर आते हैं, पर्सनैलिटी। नो योर सेल्फ, मतलब आपको कोई भी स्ट्रीम चूज़ करने से पहले अपने आप को पहचानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर कहते हैं ना उड़ना सबको अच्छा लगता है, अगर मछली चाहे कि मैं पानी में तैरने की बजाय उड़ना सीखूं तो पॉसिबल नहीं। क्यों? पहले उसकी जो क्षमताएं हैं उसको पहचानने चाहिए, वो उसके लिए नहीं बनी है। ऐसे हाथी सोचे कि मैं ऊंची ऊंची छलांगे लगाऊं तो शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं। क्यों? जैसी उसकी पर्सनैलिटी है उसी के हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें कोर्सेज का सिलेक्शन करना चाहिए। लाइक एस पहला है आपकी स्ट्रेंथ हमें पहचाननी चाहिए, हमें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, मैं किस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, उस फील्ड के हिसाब से उसी के हिसाब से हमें अपना स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। इसी तरह से अपनी पोटेंशियल्स को पहचानना चाहिए, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को देखकर हमें पहचानना चाहिए। लाइक एस मान लीजिए अगर कोई बच्चा फिजिकली स्ट्रांग नहीं है और वो चाहे कि मैं तो आर्मी में जाऊँगा तो शायद पॉसिबल नहीं है। क्यों? पहले उससे अपने आप को खुद को पहचाना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसकी वजह से नहीं जा पाऊंगा। लाइक एस उसकी हाइट कम हो सकती है, ताकि रनिंग थोड़ी कम हो सकती है। तो अपनी जो वीकनेस होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी पोटेंशियल्स होती हैं, उनको पहचानने के बाद ही हमें स्ट्रीम का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। हम अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम सीधा आते हैं कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोगों को जो मानना है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो किसी भी स्ट्रीम में बहुत बेहतर कर पाते हैं, चाहे उन्हें आर्ट्स में भेजें, चाहे कॉमर्स में भेजें, चाहे साइंस में भेजें। खासकर जिन बच्चों की परसेंटेज 80+ हो तो वो किसी भी स्ट्रीम में बहुत बेहतर कर पाते हैं। लेकिन समस्याएं किन की ज़्यादा आती हैं? समस्या उन बच्चों को ज़्यादा आती हैं जिनकी 70 से बिलो परसेंटेज होती है, 60 से बिलो परसेंटेज होती है। तो अपने बच्चों का देखा देखी, अपने साथ के बच्चों को देख करके और वो सब्जेक्ट्स का चयन कर लेते हैं कि आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, साइंस ले ली, अपनी उन क्षमताओं को नहीं देख पाते। मान ली बनना तो डॉक्टर है लेकिन ले ली उसने क्या आर्ट्स, तो ऐसा नहीं करना है। तो जो आपका टारगेट है उस टारगेट के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। तो आज हम आते हैं आपके पास कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी देते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के बाद आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करते हैं, यूजी कोर्सेज की, जिसमें है BA ऑनर्स कोर्सेज हिंदी, इसी तरह से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी,
हिस्ट्री, पब्लिक एड, संस्कृत, साइकोलॉजी एंड इन जो कोर्सेज का ड्यूरेशन की बात करें, जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो 3 इयर्स के होते हैं। इसके अलावा इनके एडमिशन्स की हम बात करें, हो सकता है ड्यूरेशन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपडेट आपको होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो इनके एडमिशन जनरली जो निकलते हैं अप्रैल मई मंथ में निकलते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम पीरियड आगे पीछे हो, तो उसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। मोड ऑफ एडमिशन्स की बात करें तो कई बार मेरिट बेस्ड भी होते हैं, और आजकल जो चल रहा है ट्रेंड में है वो है CUET टेस्ट के बेसिस पर आपके जो है एडमिशन्स जो है डिफरेंट कॉलेजेस में होते हैं, या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने भी खुद के टेस्ट लेती हैं, जिनके बेस पर हमें एडमिशन्स इन कोर्सेज में मिल सकता है। अगर हम बात करें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसमें आपकी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट में DU बोलते हैं, इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है, इसके अलावा MDU रोहतक है, KUK, IGNOU, मतलब और डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो आपका इंटरेस्ट आपका जिसमें भी है वहाँ पर आप जा सकते हैं। इनके बाद आप B.Ed कर सकते हैं, STET है, CTET है, ये आपके कोर्सेज कर सकते हैं। ये तो हुई आपके क्या आपके UG कोर्सेज की बात हमने की, लेकिन ये तो आपने देखा होगा जनरली कोर्सेज होते हैं कि जिनको सभी करते हैं लगभग। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार मैं आर्ट्स ही क्यों लूँ, मेरे को तो ये करना ही नहीं है, तो फिर मैं आर्ट्स क्यों लूँ। तो आर्ट्स के बाद ऐसा क्या है कि जिसके बाद मेरा कैरियर बनेगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आर्ट्स में लेनी चाहिए। तो पहले तो मैंने बताया कि अगर आप नॉर्मल भी हैं, नॉर्मल का मतलब कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, आपका आईक्यू बहुत अच्छा भी नहीं है, फिर भी आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, बिकॉज इसमें सब्जेक्ट्स की जो एक तरह से कह सकते हैं जो लेवल है, सब्जेक्ट का लेवल है वो कैसा है, आपकी आईक्यू लेवल से मैच कर सकता है, और आप कह सकते हैं कमज़ोर बच्चा भी बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है ह्यूमैनिटीज़ में। दूसरी बात करें, आज के टाइम में सभी को चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है, सभी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या आते हैं, आपका एक GS का पेपर और जनरल साइंस कह सकते हैं, जनरल स्टडीज़ कह सकते हैं, या GK कह सकते हैं। तो उन पेपर्स में आपके जो विषय होते हैं आर्ट्स के, वो आपके काफ़ी क्या हो सकते हैं, हेल्पफुल हो सकते हैं, आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कहें मतलब 80 to 90% जो एग्जाम्स हैं सब में लगभग आपका एक GK का जो पेपर होता ही होता है लगभग। चाहे NDA की बात करें तो NDA में भी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इस तरह के सब्जेक्ट्स को शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है, जहाँ भी GK का पोर्शन आएगा तो उसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, जनरल मैथ्स है, साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो कहने का मतलब काफ़ी एक बड़ा पोर्शन जो है आपको हेल्प कर सकता है उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज की बात करें तो आप आर्ट्स से करने के बाद नेट और JRF इन एग्जाम्स को कर सकते हैं। ये नेट JRF होती क्या है समझते हैं। तो UG करने के बाद आपको PG करना पड़ता है किसी विषय में। PG करने के बाद एक एग्जाम ये एग्जाम्स होते हैं नेट और JRF के। नेट का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके बाद जो होते हैं प्रोफेसर्स वगैरह बनते हैं, और इसका जो ड्यूरेशन है इसके लिए आपको चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 55% MA में या MPhil में आपको चाहिए। इसके अलावा नेट और जो JRF होती है ये CSIR या UGC के द्वारा कंडक्ट की जाती है एग्जाम। ये एग्जाम्स जो होती हैं दोनों की जो फुल फॉर्म्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके द्वारा किया था। इनका जो सिलेक्शन होता है उसके लिए क्या देना पड़ता है, एक इंटेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है, लिमिटेड सीटें होती हैं, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। जब भी वैकेंसीज निकलती हैं उसके बाद आप अप्लाई करते हैं और आपके फिर सिलेक्शन में होते हैं। यहाँ पर बात करें अगर JRF अगर क्वालिफाई करते हैं, आगे आपको रिसर्च में जाना है, PhD वगैरह करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टाइफंड एक तय करती है। यहाँ पर ये 30,000 लिखा हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, अपडेट लगातार होते रहते हैं। तो स्टाइफंड देती है गवर्नमेंट किसके लिए, रिसर्च वर्क के लिए, कि आप पढ़ना चाहें, PhD वगैरह करना चाहें, उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देती है, स्टाइफंड जो है देती है इसके लिए। अगले कैरियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ट्रांसलेटर्स, तो ये फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज की बात करते हैं। आजकल इन दिनों काफ़ी ट्रेंड में है फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज। डिफरेंट टाइप्स की जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, इनमें विदेशों के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए नीड होती है किसकी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की नीड होती है। मान लीजिए कोई जापानीज़ हमारे यहाँ पर आया, हमें जापानीज़ नहीं आती, सभी को नहीं आती है, लेकिन जिनको आती है उनसे क्या कर कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और उसी के आधार पर उनको क्या मिलती है, उनको जॉब वगैरह ऑफर की जाती है। तो आपको फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जर्मन है, या आपकी डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं जो आप सीख सकते हैं, और एक अच्छा आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करें
इनके कैरियर फील्ड्स की बात करें, जॉब फील्ड्स की बात करें, तो अगर आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर का या फॉरेन लैंग्वेज की कोर्सेज वगैरह करते हैं तो इसमें आप टूरिज्म है, पब्लिक रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूएनओ वगैरह या एमएनसीज वगैरह होती हैं, इनमें आपकी बहुत अच्छी आप कह सकते हैं जॉब जो है ले सकते हैं इनके बाद। इसके अलावा टीचिंग कोर्सेज में, एम्बेसीज में, डिप्लोमेटिक सर्विसेज में और इंटरटेनमेंट्स, मास कम्युनिकेशंस, आरबीआई, एफएओज, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में, होटल मैनेजमेंट में, कहने का मतलब है डिफरेंट फील्ड्स में आप इन कोर्सेज को करने के बाद एक अच्छी जॉब जो हासिल कर सकते हैं। इन कोर्सेज के करने के लिए आपको 10+2 करना कंपलसरी होता है। इसके बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज चाहें तो डिप्लोमा कोर्सेज और डिग्री कोर्सेज चाहें तो डिग्री कोर्सेज जो है कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो जैसे BA फ्रेंच, BA इन जर्मन लैंग्वेज, BA इन अरेबिक, रशियन, चाइनीज, जापानीज एंड कोरियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज एंड डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये 3 मंथ से लेकर के, मतलब आवर्स में भी होते हैं इनके जो कोर्सेज होते हैं, तो 3 मंथ से लेकर के, और आप चाहें तो डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज जो भी आप करना चाहें 3 साल के लिए तक भी इसकी कोर्सेज जो है कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनको कहाँ से करें। तो इनको करने के लिए आपको जो है इसमें कुछ क्वेश्चन नाम दे रखे हैं, जैसे कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज इस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, इस नाम से यहाँ पर आप चाहें तो इन कोर्सेज में आप फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU से कर सकते हैं। इसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी पुणे, यहाँ से भी आप इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस IIT कानपुर, कहने का मतलब है ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं, कहते हैं ना IITs वगैरह, तो उनमें भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। जो खासकर साइंस वाले बच्चे जाते हैं तो अलग से डिपार्टमेंट होता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ पर जो है आप डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, लाइक BA-LLB जो आपका 5 ईयर्स का होगा 12th के बाद। तो इस तरह के कोर्सेज में या डिफरेंट इंटीग्रेटेड कोर्सेज में आप IIT से क्या कर सकते हैं, इनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी पुणे है, इसके अलावा जैसे ILTIS पुणे, ये आपके लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप इनको कर सकते हैं। इसके अलावा है मोड ऑफ एडमिशन्स की बात करें, या तो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या मेरिट बेस्ड होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम्स में वही आज का जो ट्रेंड में है वो है CUET, जिनके बेसिस पर आप इनमें एडमिशन्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्ट्स से क्यों करें और बाकी सब्जेक्ट से भी इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो समस्या क्या है कि आपके जैसा CUET होता है तो CUET में आपकी परसेंटेज होती है, परसेंटेज जिनकी ज़्यादा उनके सिलेक्शंस पहले, जिनकी परसेंटेज कम उनके एडमिशन्स लेट होते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए मेरिट बेस की बात करें तो वहाँ भी क्या है, जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है उनके सिलेक्शंस के, उनके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और चूँकि आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, परसेंटेज काफ़ी इजीली बनती है इसमें, तो इससे क्या होता है उनके एडमिशन्स लिए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। क्योंकि इनकी इंटीग्रेटेड, अगर मान लीजिए उनकी मेरिट बनती है आर्ट कॉमर्स साइंस तीनों की, तो आप समझ सकते हैं चूँकि सब्जेक्ट भी आसान होते हैं तो इसलिए क्या है इनके एडमिशन्स के चांसेस अच्छे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक काफ़ी बढ़िया एक कोर्स हो सकते हैं, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। इसमें टॉप ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें TV एंकर बन सकते हैं इन कोर्सेज को करने के बाद। आप डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। TV एंकर्स की सैलरी होती है, सैलरी जो पैकेज होते हैं वो लाखों करोड़ों, मतलब कहने का 30 लाख 35 लाख पर मंथ, या कह सकते हैं कि करोड़ों में इनके सैलरी पैकेज होते हैं TV एंकर्स के। लेकिन जो वेल नोन होते हैं केवल उनके होते हैं, आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम देना पड़ेगा, 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल आपको टाइम देना पड़ता है इस चीज़ के लिए। इसके अलावा आप न्यूज़ रिपोर्टर्स बन सकते हैं, रेडियो मैगजीन्स वगैरह इनमें आपकी जॉब हो सकती है। इसके अलावा साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, वीडियो जॉकी, एडिटर, स्क्रीन राइटर्स, मतलब डिफरेंट टाइप के जो जॉब ऑप्शंस आपके पास हैं अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स वगैरह करते हैं। इसको नॉर्मली जैसे BGMC कहते हैं, जैसे बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन की बात करें तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कितने ईयर का कोर्स आप करना चाहेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप चाहें तो गूगल वगैरह से सर्च कर सकते हैं। बाकी जैसे DU है यहाँ से कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी दिल्ली, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से कर सकते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से कर सकते हैं, कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली से कर सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज दिल्ली से कर सकते हैं, या बहुत सारे जो भी आपके नियर बाई हैं वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करके और वहाँ पर इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। तो कैरियर्स में काफ़ी ब्राइट है।
नेक्स्ट है हमारा आजकल जो इन दिनों सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि 12th करने के बाद कंपटीशन एग्जाम्स में, जैसे कि हमारे साइंस वाले बच्चे थे IITs का देते हैं या नीट का देते हैं, या कॉमर्स वाले CA का देते हैं, तो इन दिनों आर्ट्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बना हुआ है कौन सा, क्लेट, आईलेट और LSAT, मतलब जुडिशरी के जो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में बने हुए हैं। वजह क्या है कि नीट में देखें तो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लगभग 20 लाख 25 लाख बच्चे जो है इसमें इंटर करते हैं एग्जाम्स में, पास कितने होते हैं वो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से IITs में, इसी तरह से CA वगैरह में कहने का तो काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन ये अभी नया ट्रेंड में आया, ये कह सकते हैं, मतलब पहले से था लेकिन ट्रेंड में अब आया है, तो इसमें अभी लोगों का इतना भीड़ नहीं है। और जॉब सिलेक्शंस की बात करें तो इनको करने के बाद आप लीगल एडवाइजर्स बन सकते हैं, आप जुडिशरी में जा सकते हैं, एक लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें जो कैरियर फील्ड्स का जो ऑप्शन मेरे को लगता है वो है MNCs वगैरह में आप लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर सकते हैं। मतलब जितनी भी MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, इनमें उन कंपनीज के केसेस को डील करने के लिए लीगल एडवाइजर्स की नीड होती है। तो आप समझ सकते हैं देश में लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, तो इतनी ज़्यादा नीड है आज के टाइम में किनकी, लीगल एडवाइजर्स की। तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें आपके लिए एग्जाम जो आपको देना पड़ता है वह क्लैट की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये 17 लिखा है लेकिन वर्तमान में 22 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उसमें क्या करती हैं, जो क्लैट में एक तरह से इसको क्वालिफाई करने के बाद इसमें एडमिशन आपको मिलता है। मतलब देश की टॉप मोस्ट जो 24 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ एडमिशन टेस्ट हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं कि जब इतने होशियार होते सर हमसे अगर नहीं हो पाएगा तो हम कैसे करेंगे, बाई चांस हम इन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएँ और हमें जुडिशरी लाइन में जाना है तो क्या करें। तो आप डायरेक्टली प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं बिना कोई क्लैट क्वालिफाई किए और बिना और दूसरे एग्जाम्स को क्वालिफाई किए भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इसके लिए आपको या तो उस यूनिवर्सिटी का, उस कॉलेज का आपको कोई टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, जैसे CUT हो सकता है, या आपके परसेंटेज जो 12th की परसेंटेज होती है उनके बेसिस पर भी आपके एडमिशन्स में मिल जाते हैं। मैं आपको बताऊं जैसे गुड़गांव में, पंजाब में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा आपके आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जो काफ़ी बढ़िया प्लेसमेंट्स में देती हैं। तो ये कोर्स काफ़ी बढ़िया क्यों, उसकी वजह है कि इसमें आज के टाइम में जो प्लेसमेंट है काफ़ी बढ़िया है। ये कह सकते हैं 90 to 100% प्लेसमेंट्स हैं इसमें। वजह क्या है, वजह है इसमें अभी इतनी भीड़ नहीं है लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है कि इस कोर्स में एडमिशन्स लें। तो जैसे कि बताएं LP यूनिवर्सिटी पंजाब है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ से भी क्या है काफ़ी बढ़िया से प्लेसमेंट्स मिलते हैं। KR मंगलम में हमारे यहाँ से कुछ बच्चे पढ़ते हैं, वो मेरे को बता रहे थे कि सर 22 सीट है हमारे यहाँ पर कॉलेज में, और अगर हम बात करें इसमें प्लेसमेंट्स की तो 100% प्लेसमेंट्स हैं। प्लेसमेंट्स नहीं मिलती हैं कुछ बच्चों को, वो बच्चे हैं जिनके मान लीजिए कोई कंपार्टमेंट्स आती हैं, रेगुलर नहीं है, इनडिसिप्लिन है, या कोई दूसरे रीजन हो सकते हैं। अदरवाइज लगभग सभी को ऑलमोस्ट जो है इसमें प्लेसमेंट मिल जाता है एडमिशन। तो इसमें अगर बात करें सैलरी पैकेज की बात करें तो लगभग 30 लाख 40 लाख के आसपास हो सकता है। इसी तरह सेवल जैन थी जो रेड़ा से थी लड़की, उसका भी अगर हम बात करें तो उसने BBA LLB ये किया और करने के बाद अब दिल्ली में वो जॉब पर है। तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए कैरियर ऑप्शन हो सकता है आपका जुडिशरी की लाइन। अब बात करते हैं इनमें एडमिशन्स लेने के लिए कहाँ पर आप ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट भी आपको एडमिशन लेना हो, जैसे DU में CUT वगैरह के थ्रू आप जा सकते हैं, AMU अलीगढ़ है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल पानीपत है, ठीक है। इसके अलावा सरस्वती महिला कॉलेज पलवल है। कहने का इनमें आप जा करके एडमिशन जो है ले सकते हैं, आपका जहाँ भी नियर बाई पड़ता है वहाँ से आप कर सकते हैं। इनका मोड ऑफ दे रखा है एग्जाम्स। क्लैट की बात करें तो नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज। ज़्यादातर जो ह्यूमैनिटीज जो लेने वाले बच्चे होते हैं उनका जो पहला सपना होता है वो होता है सिविल सर्विसेज। अगर थोड़ा बहुत भी काबिलियत बच्चा रखता है तो उनका जो पहला जो टारगेट होता है वो होता है सिविल सर्विस। चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, साइंस के हों, सभी बच्चे इसमें इंटर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं जो चांसेस होते हैं सिविल सर्विसेज में वो ह्यूमैनिटीज़ के हो सकते हैं, बिकॉज वजह है इनकी सब्जेक्ट्स का आसान होना। अगर आप थोड़े से लेबोरियस हैं तो आप जो है काफ़ी आसानी से इन कोर्सेज में एडमिशन्स इसमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। वजह क्या है, इसमें जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में जो आपका जो सब्जेक्ट्स होता है, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट्स को अगर आप खुद निकाल करके देखेंगे, इसमें से गूगल से निकाल के देखो इसका जो सिलेबस है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप आर्ट्स के थ्रू सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहेंगे तो। इसी तरह से मेन एग्जाम जो आपका होता है उस मेन से भी क्या होता है कि आपके जैसे मान लीजिए पेपर्स होते हैं तो उनमें से जो लास्ट के जो पेपर्स हैं, आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी फिर से आपके वही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी,
ये सारे सब्जेक्ट्स होने। क्यों? इसमें आपका जो डीलिंग है वो पब्लिक सर्विसेज है। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एड है, ये सारी चीज़ें आपकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर आपके सिलेक्शंस यूपीएससी में नहीं हो पाते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईसीएस आप नहीं बन पाते हैं, तो आप इनके अलावा स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स निकलते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में कह सकते हैं, हरियाणा पीसीएस हो गया, इसके अलावा बिहार पीसीएस हो गया, राजस्थान इसको आरएएस के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट स्टेट जो होते हैं उनमें भी इनकी वैकेंसीज जो है निकलती हैं, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपका एग्जाम यूपीएससी का आईएएस आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप बाकी नहीं दे सकते हैं। तो इसके अलावा स्टेट जो सिविल सर्विस होती हैं, इनमें भी आप जा करके एक तरह से एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट की बात करें। जनरली जो है जैसे 21 से 42 हो सकता है, कुछ में इसमें 18 भी हो सकता है। तो इन ईयर्स एज के जो बच्चे होते हैं इन एग्जाम्स में अप्लाई करते हैं, और इनके लिए ग्रेजुएशन का होना कंपलसरी होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। और इसके अलावा जॉब्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स आप यहाँ दे सकते हैं। डीएसपी बनते हैं, तहसीलदार हैं, पंचायत ऑफिसर्स हैं, या फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर्स हैं, या एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स हैं। इन रैंक्स पर आप, कहने का देश की सबसे बड़ी जो जॉब्स होती हैं, इन पर आप इसके बाद अप्लाई, इनमें आपके सिलेक्शंस होते हैं, चयन आपका होता है। इनके अलावा सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप की सिविल सर्विसेज में दे रखी हैं। तो एडमिशन फॉर्म की बात करें, फेब के फर्स्ट वीक के आसपास की फॉर्म जो है निकलते हैं। इसमें इसके बाद इंडिया के जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनमें आपके सिलेक्शंस होते हैं। आप उसमें हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर्स यूनिट होते हैं, आप इसमें कमिश्नर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इन पोस्ट पर इनके थ्रू आप जा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाने का आपका मन है, विदेश में जाने का मन है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन एग्जाम्स के दिन सिविल सर्विस के बाद आप IFM इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपने सुना होगा नाम, तो इसमें इन एग्जाम्स के थ्रू आप ले सकते हैं। इसके अलावा UN यूनाइटेड नेशंस में अगर आपको जाना हो तो वहाँ भी आपको क्या कहने का मतलब है, इन एग्जाम्स के थ्रू आप जो है इसमें इसमें सिलेक्शंस आपके हो सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें वही ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें 21 to 32 होता है। एज रिलेक्शंस की बात करें तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मिलता है। जनरल जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 7 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। SC/ST कैटेगरी के लिए नो लिमिट 37 ईयर्स तक कर सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं होती कितने भी अटेम्प्ट्स वो कर सकते हैं। अगला पार्ट देखते हैं। अदर करियर ऑप्शंस की बात करें तो कुछ के तो बारे में पहले ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। नेट, JRF, MPhil, PhD, इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्सेज आप कर सकते हैं। करें तो डिजाइनिंग की काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि आपके कॉटन टेक्सटाइल डिजाइनिंग हो गया, ज्वेलरी डिजाइनिंग हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, इस तरह के डिजाइनिंग कोर्सेज आप कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें। तो इसके अलावा है जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, हमारे यहाँ पर तो हो सकता है कि थोड़ा आपको इसमें जॉब में इतना अच्छा ना लगे, लेकिन विदेशों में प्लेसमेंट्स की बात करें तो HTML में काफ़ी आपको जो है होटल मैनेजमेंट टूरिज्म में आपको काफ़ी बेहतर आपके लिए जॉब कैरियर ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। फैब्रिक डिजाइनिंग का हो गया, कॉटन टेक्सटाइल डिजाइनिंग का, मतलब ऐसे कोर्सेज जिनकी तरह लोगों को पता ही नहीं किस तरह के कोर्सेज भी कहने का मतलब कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया आपके लिए ऑप्शंस ये हो सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन डिजाइनिंग एंड 3D एनिमेशंस। नेक्स्ट है विजुअल आर्ट्स, BBA एंड BC, उसमें ग्राफिक्स बनाने कार की जो ऊपर जो लेयर होती है इस पर, तो ये सारे आप कोर्सेज इसके थ्रू कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चर वगैरह इसमें इसके लिए आपको मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, लेकिन इसके लिए गेम डिजाइनिंग कर सकते हैं। BFA, जिनका पेंटिंग वगैरह का काम काफ़ी बढ़िया है, जिनको पेंटिंग अच्छी लगती है तो BFA वगैरह कर सकते हैं। SSC CGL वगैरह कर सकते हैं, सभी दे सकते हैं। तीनों जो स्ट्रीम्स के बच्चे होते हैं, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे कर सकते हैं SSC CGL। लेकिन इसमें आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है, किसकी वजह से, सब्जेक्ट्स की वजह से। इसके अलावा आर्टिस्ट एंड ड्रामा कोर्सेज कर सकते हैं। इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन में आप जा सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आप बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है ढेर सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, जो कि पहले लोगों को लगता था कि आर्ट्स का मतलब केवल BA कर लो और घर बैठ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम में ट्रेंड बदल रहा है, जैसे जैसे नेट आ रहा है तो नेट को देख करके लोग क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं, गूगल से सर्च करते हैं, तो उससे पता चलता है कि बहुत सारे जो कैरियर ऑप्शन इनके अलावा भी आपकी हो सकती है।
इनके अलावा आर्कियोलॉजी हो गया, आरआरबी है, गुड्स गार्ड्स है, रेलवेज़ के हैं ये, गुड्स गार्ड्स है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स हैं, इसके अलावा टीटीटीसी, कहने का डिफरेंट टाइप्स की जो सिविल सर्विसेज जो निकलती हैं, एग्जाम्स होती हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। आज के टाइम में सीईटी के फॉर्म अभी निकले हुए थे, तो उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा क्लर्क हैं, इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप सी पोस्ट के लिए जैसे ग्राम सचिव वगैरह, पटवारी वगैरह की पोस्ट निकलती हैं डिफरेंट स्टेट्स में, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी है, पुलिस है, तो ये बहुत सारे कोर्सेज थे जिनको आप कर सकते हैं। और इनमें से आपको कोई भी एक कोर्स चूज़ करना होता है तो डिफरेंट टाइप की कोर्सेज आज आपने यहाँ पर देखे। आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट के तौर पर ज्योग्राफी अपने पास रखते हैं, ग्रेजुएशन में या 12th में रखते हैं, तो ज्योग्राफी के लिए आपके पास अलग से स्पेशल कर सकते हैं कोर्सेज हो सकते हैं जो ओनली ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए, जैसे कार्टोग्राफर साहब बन सकते हैं। कार्टोग्राफर के अलावा मेट्रोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंट मैनेजर बन सकते हैं, जीआईएस या कह सकते हैं जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस में आप क्या कर सकते हैं, कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। फॉरेस्ट मैनेजर आप बन सकते हैं, रिसाइकलिंग ऑफिसर बन सकते हैं, टाउन प्लानर बन सकते हैं, और टीचर्स लेक्चरर्स भी आप इसमें बन सकते हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप ज्योग्राफी के थ्रू अलग से कर सकते हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अलाउड नहीं होते हैं। थैंक यू। आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी काफ़ी बढ़िया लगी होगी। धन्यवाद।